रामावतार त्यागी साहब ने लिखा, हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर देखा है मेरी थकन उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। रोने वाले के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर देखा है मेरी तृष्णा मर जाती है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सके। कहते हैं इंसान से ज़्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। राजनीति की परिभाषा में कहा जाए तो नेताओं की वो क्रिया, यानी वो किस तरह जनता से कनेक्ट हो रहा है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्याग्रह के जरिए, पैदल यात्राओं के जरिए जनता से जुड़ते थे। नेहरू पटेल की अलग शैली थी। इंदिरा गांधी में जनता के बीच जाकर उनमें दुख सुख में शामिल होने की कला थी। दौर बदल गया है, लेकिन राजनीति का सलीका नहीं बदला है। आज भी पॉलिटिकल स्टाइल राजनीति का पहला अध्याय है। तभी तो कोई यात्रा करता है, कोई गरीबों के घर भोजन, कोई सवारी, कोई दलितों के आवास पर। समझिए कि क्या है पॉलिटिकल स्टाइल। अभी राहुल गांधी साहब, कांग्रेस के नेता, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हुए हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब गुजरात में ऑटो वाले के घर पर ऑटो में जाकर खाना खा रहे हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का चरखा चलाना और खादी उत्सव की शुरुआत भी एक तरह की पॉलिटिकल स्टाइल है। और अपराधियों और माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चलाना भी योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में से शामिल किया जाता है। नीतीश कुमार साहब, जो बिहार के मुख्यमंत्री और आजकल प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं, वो जाति गणना जनगणना पर जोर दे रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो की यात्रा और ये तमाम तरीके जो शगुफे हैं, इन्हें हम पॉलिटिकल स्टाइल मानते हैं। प्रधानमंत्री के पास जो सबसे बड़ी ताकत है, नरेंद्र मोदी के पास, जो है जनता को जुड़ने की कला, और वही कला उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उनके आलोचक हैं या समीक्षक हों या समर्थक हों या विरोधी, इससे शायद ही कोई इनकार कर सके। आम लोगों से आसानी से कनेक्ट होने का तरीका ही प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे अलग और ख़ास बनाता है। हम समझते हैं प्रधानमंत्री के तरीके, जो मोदी कला जिसे हम कहते हैं जोड़ने की। 2014 के चुनाव में उन्होंने चाय पर चर्चा से लोगों को कनेक्ट किया था और उससे बहुत असर पड़ा था। संसद भवन पहुंचे जब पहली बार चुनाव जीतकर, तो लोकतंत्र के मंदिर में सीढ़ियों पर झुककर उन्होंने नमन किया और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था उस वक्त। मन की बात प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक सीधा जनता से जुड़ने का एक स्टाइल शुरू किया, जो रेडियो पर एक अलग विधा के साथ उन्होंने अपनी बात को जोड़ा। मन की बात में वो गांव कस्बे के लोगों का योगदान का भी उल्लेख करते, सिर्फ अपनी बात नहीं करते। जिन लोगों ने अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने काम में कुछ खास किया, उनको वो जोड़ते हैं। कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए और पहुँचे भी। सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया था, वो एक अलग तरीके का कनेक्ट था। और हर खास मौके पर, खासतौर से जब उनका जन्मदिन होता है, जैसे अभी आने वाला है 17 तारीख को, तो माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। और देश के जिस भी राज्य में जाते हैं, आम तौर पर अपने भाषण की शुरुआत वो उस राज्य की भाषा के साथ करते हैं। ये महान राजनीतिज्ञ चाणक्य ने लिखा है कि राजा और प्रजा का संबंध पिता पुत्र की भांति होना चाहिए। आज भले ही राजपाट नहीं है, लोकतंत्र का राज है, राजा का स्थान सरकार ने ले लिया है, लेकिन उनकी परिभाषा आज भी शासन व्यवस्था पर लागू होती है। तभी तो तमाम राजनीतिक दल जनता से जुड़े रहने, संबंध बनाए रखने के लिए तरह तरह के स्टंट करते नजर आते हैं। कैसे स्टंट करते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। राजनीति तो पूरी तरह इसी पर टिकी हुई है। जनता में पैठ बनाने के लिए शब्दों से ज्यादा
नेताओं की स्टंटबाजी चलती है। तभी तो चुनाव आते ही कोई दलितों के यहाँ प्रवास करने चला जाता है, कोई आदिवासियों के यहाँ खाना खाता है, कोई पैदल यात्रा निकालता है, कोई दलितों के पैर धोने लगता है, या फिर कोई ऑटो रिक्शा की सवारी करता है। और तो और जो नेता दिल्ली में लाव लश्कर लेकर चलते हैं, वो चुनाव वाले राज्य में सिक्योरिटी लेने से इनकार कर देते हैं। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं पब्लिक में जाऊंगा, आपका क्या पब्लिक में नहीं जा सकते? फिर ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा? ये आपके ऊपर धब्बा है, ये गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है। यहाँ पे ऑटो में एक मुख्यमंत्री को नहीं ले जा सकते। यहाँ बात सिर्फ एक की जाए, एक राजनेता की, एक राजनीतिक पार्टी की हो तो गलत होगा। यहाँ सभी एक से बढ़कर एक है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई पहले स्टंटबाजी करता है तो कोई बाद में, और फिर उसी को लेकर एक दूसरे को घेरते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से हाई सिक्योरिटी लेकर गुजरात में नाटक करते हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। लोकतंत्र की खासियत यह है कि यहाँ जनता विधाता होती है, जनता के वोट पर सब टिका होता है। तभी तो कोई भाषणबाजी से जनता का समर्थन मांगता है, जब वहां भी बात नहीं बनती तो उनकी जैसी वेशभूषा धारण कर लेता है, फिर ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो उनमें से ही एक हो। लेकिन जीतने के बाद जिस परिवार के यहाँ खाना खाया होता है, जिस ऑटो की सवारी होती है, उसे कौन कितना याद रखता है, भाई साहब ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जनता से गठबंधन ही किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है। इतिहास गवाह है कि बहुमत और ऐतिहासिक फैसलों की ताकत जन समर्थन से ही मिलती है, और आज के दौर में जनता से गठबंधन में प्रधानमंत्री मोदी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। जनता से गठबंधन करने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों पदयात्रा पर हैं, यानी 2024 में चुनाव जीतने के लिए सियासी गठबंधन नहीं बल्कि सीधे जनता से ही गठबंधन जरूरी होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संकेतों की यानी मैसेजेस की राजनीति में कौन कितना माहिर है, और जनता से जुड़ाव की वो कला आखिर है क्या? नेताओं का अंदाज क्या बदलेगा जनता का मिजाज? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैलाश सोनी साहब, कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज साहब, तृणमूल कांग्रेस से स्वयं प्रकाश पुरोहित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश सोनी जी, प्रधानमंत्री को माना जाता है कि वो जनता से कनेक्ट रखने में सबसे मास्टर हैं, बड़े नेता हैं जिनका जनता से कनेक्ट होता है। आजकल सब नेता जनता से कनेक्ट में जुड़ रहे हैं, पदयात्रा में जुड़ रहे हैं। उदित राज जी के नेता जो हैं पदयात्रा पर निकले हुए हैं, रीना जी के नेता जो हैं वो अलग अलग राज्यों में यात्रा कर रहे हैं, और स्वयं प्रकाश जी की नेता भी हमेशा यात्रा पर रहती हैं। तो क्या आप परेशान हैं इन यात्राओं से? बिल्कुल नहीं जी। क्या है, ये बहुत मोटे अक्षरों की बात देश के राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए जी कि बोलने में और कोई पॉलिटिकल इनेक्टमेंट के कारण लोगों पे असर नहीं होता। जी। असर होता है करने वाले के पीछे जो आचरण खड़ा है, जी, जो भरोसा है। और अब अपनी डेमोक्रेसी बहुत प्रौढ़ता प्राप्त कर चुकी है जी। अब वो पुराने राजनीतिक टोटके कि केवल कुदारी में हाथ लगाना और उद्घाटन करके चले जाना, फिर कभी देखने की जरूरत नहीं है जी। किसी गरीब टूरा के गले में अपने गाल में उंगली लगा के किसी के यहाँ एक क्षण में भोजन करके, अब इससे लोग प्रभावित नहीं होते। लोग प्रभावित होते हैं कि हमसे आपका व्यवहार क्या है, हमारे लिए परिणाम क्या है आपकी नीतियों का, जी, आपकी पीछे मंशा क्या है जी। और कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि आपकी गैर कांग्रेसी सरकार बन जाए तो क्या करना,
तो बोले माला पहनने में, मिठाई खाने में वक्त बर्बाद नहीं करना। जी। तब तक नहीं करना, बोले ऐसे कानून कायदे ना बन जाए हाँ। जिससे जनता कहे कि ये हमारी सरकार। जी जी कानून का इनेक्टमेंट, जनता को भरोसा हो जाए। ठीक है आज कितना बुनियादी सवाल था प्रधानमंत्री आवास का, जी असर इसका है। जनधन खाते, असर इसका है। जी। उदित राज जी। हमें राशन, जी असर इसका है। जी हमें वैक्सीन, असर इसका है। असर इनेक्टमेंट का नहीं है कि आप कहीं पदयात्रा पे निकल जाएं, आप थोड़ा ठीक है। सा कोई टोटका कर दें। ये देश मान चुका है कि पर्सनल एजेंडा नहीं है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है और नरेंद्र मोदी जी का जो चरित्र है वो एक दिन में खड़ा नहीं होता। जी। ठीक है, सोनी साहब आपके पास आऊँगा। उदित राज जी, कैलाश सोनी जी कह रहे हैं कि ये पुराने टोटके अब चलने वाले नहीं हैं, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। केवल पदयात्रा कर देना, बच्चे को गोदी में उठा लेना, ये सबसे काम नहीं चलने वाला है। क्या आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँचा देगी कांग्रेस को? देखिए, ऐसा है कि अपने अपने तरीके हैं। दलित के यहाँ खाना खाना कोई जाता है तो उसमें बुराई नहीं है, कोई पदयात्रा करता है बुराई नहीं है, या जनता से मिलता कोई बुराई नहीं है। सवाल होता है कि जो वायदा किया जी क्या वो पूरा होता है। जी अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आने के पहले कहा कि मैं न बंगला लूँगा, न सिक्योरिटी लूँगा, न गाड़ी लूँगा, और सब कुछ लिया और सबसे ज़्यादा लिया। जी अब दोहरा चरित्र इनको देखिए कि हैवी सिक्योरिटी है इनके पास, और गुजरात में जाके कहते हैं हम सिक्योरिटी में नहीं आएंगे। ये बात इसकी इससे आपत्ति है कि, और कई बार तो मुझे विजय त्रिवेदी जी आश्चर्य होता कि भारत की जनता जी क्या ये देखती नहीं चीज़ें। जिस व्यक्ति ने कहा कि हम बिना सिक्योरिटी चलेंगे, बिना घर चलेंगे, बिना गाड़ी, वो सब कुछ लिया, जी और फिर भी लोग मूल्यांकन नहीं करते। कहीं न कहीं हम देखते हैं यहाँ पर। दूसरी बात है कि 2 करोड़ रोजगार के जगह पर क्या हुआ, 15 लाख बैंक में आएंगे खाते में, क्या हुआ। बाहर से काला धन आएगा, क्या हुआ, वो नहीं आया। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, वो गायब हैं। जी और किसानों का आय दुगना हो गई जाएगी, 222 भी जा रहा है, बल्कि घट गया। ये जो झूठा प्रामिस, यानी एक भी बात सच न। ठीक है, लेकिन उदित राज जी, तो मैं राहुल गांधी जी का देखता क्या हूं एक्शन है जिस पर आप बोलना कि चाहते हैं? भारत की समाज मूल्यांकन, जी देखिए राहुल गांधी जी गए हैं, मैंने तो कहा कि कोई पद यात्रा करे, कोई करे, क्या करे। अब ये राहुल गांधी जी गए हैं लोगों को जोड़ने के लिए, नफरत को ख़त्म करने के लिए, सभी समुदाय का भारत है उसके लिए, ठीक है। बेरोजगारी के खिलाफ मुद्दा उठाने के लिए, महंगाई इतना ज़्यादा है इसके लिए। अब जनता के ऊपर है कि जनता क्या वो देती है, नंबर देती है, क्या परिणाम ठीक है। देती है। जी। वो महंगाई और कर रहे, जब 400 रुपये सिलेंडर था तब बड़ी महंगाई डाइन होती थी, 1000 रुपये रसोई गैस का सिलेंडर हो गया तो महंगाई डाइन नहीं है। ठीक है, तो जब ये तो आपको आज समझाना क्रूड है ऑयल सबसे ज्यादा उदित जी, सस्ता है। उदित राज जी, ये तो आप ही को समझाना है ना जनता को। आपके पास यही लौटता हूँ मैं। रीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। रीना जी, जो सवाल मैं करना चाहता था वो उदित जी ने कर ही लिया है। आप जवाब देना चाहती हैं कि दिल्ली में सिक्योरिटी, तामझाम, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, और गुजरात पहुंचकर ऑटो में जा रहे हैं केजरीवाल साहब। आपको याद है दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तब भी आपको दिल्ली के ऑटो वाले बहुत याद आए थे। उसके बाद हमने कभी ऑटो में केजरीवाल साहब को बैठे नहीं देखा। अब गुजरात में चुनाव है तो वहाँ कर रहे हैं। विजय जी, दिल्ली के ऑटो वाले अब भी केजरीवाल साहब को और आम आदमी पार्टी को उतना ही प्यार करते हैं, और गुजरात में वहाँ पे भी ऑटो वालों ने निमंत्रण दिया था मुख्यमंत्री जी को अपने घर आने का। पहले का फिक्स प्रोग्राम था,
केजरीवाल जी ने सिर्फ ये बोला कि मैं ऑटो में जा रहा हूं, तो इसमें पुलिस को आपत्ति क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जनता को बुद्धू नहीं बना सकते जी। और हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, पिछले 8 सालों से सिर्फ एक के बाद एक जुमलेबाजी चल रही है। विजय जी, आपने देखा होगा आज महंगाई का, इन्फ्लेशन का डेटा आया है और फिर से महंगाई सारी चरम सीमा पार कर चुकी है। तो इस समय जो देश के ऊपर एक तो महंगाई की मार एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए बेरोजगारी जो है वो 45 साल में सबसे ज्यादा ऊंची है जी। तो जो देश की जनता की थाली इस समय बुरी मुसीबत में फंसी हुई है। रीना जी, क्योंकि ठीक है, वो रोजगार बात नहीं है। आपकी बात ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर, जो पॉलिटिकल लीडर दिल्ली में पूरे तामझाम लाव लश्कर सिक्योरिटी के साथ चलता हो, गाड़ी में चलता हो, बंगले में रहता हो, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर आप ये क्यों दिखावा कर रहे हैं कि ऑटो में जा रहा हूँ और फिर मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और फिर पुलिस वाले को समझा रहे हैं कि नेताओं को समझाइए कि वो प्रोटोकॉल को तोड़ दें। अरे आप दिल्ली में तो ऐसे ही करते हैं, ये डबल बिहेवियर नहीं है? विजय जी, जो उनको ये बोला जा रहा था कि आप ऑटो में नहीं जा सकते, ऑटो में जाना प्रोटोकॉल के खिलाफ है जी। उस पे उन्होंने बोला कि अगर कोई मुख्यमंत्री ऑटो में जाना चाहे तो उसको क्यों रोका जा रहा है। जिन ऑटो वालों ने उनको निमंत्रण दिया था वो ऑटो में उनको लेने के लिए आए थे, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, यदि वो सिक्योरिटी नहीं देते तो फिर रीना जी कहती कि देखिए गुजरात गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री और उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई, और सिक्योरिटी में तो चलते हैं ना, ये तो आप मानती हैं केजरीवाल साहब दिल्ली में सिक्योरिटी में चलते हैं ना। वहां भी फिर पुलिस मानी ना, पहले क्यों रोकने की कोशिश की जा रही थी जी। उसके बाद पुलिस ने उनको अकम्पनी किया जी। वही सिंपल सा कर सकते थे जी। तो मुख्यमंत्री जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को पूरा फ्रीडम होना चाहिए, वो जाना चाहें उनको अलाउ करना चाहिए। जी कैलाश जी, जब आपके नेता कार में जाते हैं तो जाएं, एक मुख्यमंत्री की हिम्मत है ऑटो में जाने में, तो आपको क्या परेशानी है? न परेशानी हमें है न गुजरात के आम जनता को है। ये टूट के गुजरात जैसे परिपक्व स्टेट में, चाहे वो ऑटो में बैठ ले चाहे पैदल चल ले, उनके संबंध से सब कुछ इस देश के सबसे विश्वसनीय भाषण अन्ना साहेब का है, जिनकी कोख से ये केजरीवाल साहब पैदा हुए हैं। जी। उनने इनके संबंध से क्या कहा है जी। और अभी पूरी फौज भ्रष्टाचारियों की, और यहाँ सबसे ईमानदार चोखे ये बनने का प्रयास करते हैं। ये गुजरात में नहीं चलने वाला भाई जी। गुजरात बहुत परिपक्व स्टेट है। गुजरात ने इतने शानदार नेतृत्व दिया है देश दुनिया के लिए, उन्हें भ्रमित करने का काम ये ऑटो फाटो नहीं कर सकते भाई। और ऑटो ये प्रपंच की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी इसको फॉलो करना चाहिए जी। जिस प्रोटोकॉल में, जिस नियम में आप हो, उसमें नाटक प्रपंच की जरूरत नहीं है, उसको सबको फॉलो करना चाहिए जी। इसको तोड़ने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इसका जवाब तो आप लिख के रख लो बड़े मोटे अक्षरों में जी। केवल जिनको दिन में देखने की आदत नहीं है। गुजरात जवाब देगा। जनतंत्र में क्या है? जनतंत्र में पैमाना है जनता। जी। जनता इसका निर्णय करेगी। जी ठीक है। रीना और जी, ये परिणाम हमें मुकम्मल विश्वास है कि गुजरात की जनता करेगी। जी रीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में। आप गुजरात का कोई आंकड़ा उठा के देख लीजिए, हर आंकड़े में गुजरात पूरे देश में सबसे पीछे चल रहा है और कर्जे के आंकड़े में गुजरात सबसे आगे चल रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है। उसके बावजूद गुजरात कर्जे में डूबा हुआ है, उसके बावजूद वहां के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 200 करोड़ का जहाज खरीदा। तो ये तो गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल ये है कि हर महीने वहां पे ड्रग्स बरामद होती हैं। अभी अडानी जी के पोर्ट पे 26,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई, वहां पे कोई ईडी सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई। सबको पता है कि गुजरात ड्राई स्टेट है, वहां धड़ल्ले से शराब बिकती है। हर महीने जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत होती है। तो ये तो आपका गुजरात मॉडल है, जहां पे सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है
और क्योंकि कांग्रेस वहां पे कोई एक ऑपोजिशन नहीं दे पाई, यही कारण है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जी। गुजरात में राज कर रही है। ठीक है। और आम आदमी पार्टी के एंटर करने से वो पूरी समीकरण जो है वो एकदम गड़बड़ा गई है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है। हमारे स्टेट के इन्होंने ऑफिस पे हमला करवाया। जी। क्यों हमारे स्टेट के ऑफिस पे हमला करवाया? हमारे लीडर्स के ऊपर हमला करवाया जा रहा है। ठीक है। हमारे ऑफिस पे रेड करवाई गई। अगर आम आदमी पार्टी इतनी अप्रासंगिक है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां पे बौखलाई हुई है? जी। अगर 27 साल में कुछ काम किया होता तो आज ये काम की बात करते ना। ठीक क्यों है। इस बात का जवाब उदित दीजिए राज कि जी, क्यों कैसे मैं खोले कैलाश जी से जवाब लूंगा। ठीक है। गुजरात में कौन कौन शामिल है उसमें? ठीक है उदित राज जी, ऐसा माना जाता है कि आम आदमी पार्टी भले ही भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का करती है, और इसलिए कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी जितना ही परेशान है गुजरात में आम आदमी पार्टी के आने से। पहली बात। दूसरी बात, आज मैंने एक पोस्टर देखा जिसमें लेफ्ट पार्टी ने जारी किया है, जिसमें कहा गया कि केरला में 15 दिन राहुल गांधी की यात्रा और उत्तर प्रदेश में 2 दिन। तो आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, लेफ्ट पार्टी से है। और गुजरात में तो जा ही नहीं रही है इनकी। गुजरात में तो जा ही नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा है विजय त्रिवेदी जी, रथ यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा के जब टोपोग्राफिकली और जोग्राफिकली जो हमें कन्वीनियंट लगा है जी, वो किया जा रहा है। और एक बात है, दूसरी बात है कि हमारी गलतियों से पंजाब जीत गए थे, उड़ बहुत रहे हैं, और उसके बाद ही लोकसभा का चुनाव आया, हार गए। तो कोई ऐसी पार्टी आज तक नहीं रही है कि जो सत्ता में आई और 2-3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव हार गया। ये मतलब ये कि कहते हैं कि एक बार इनकी लह गई है, और ये सपना देख रहे हैं गुजरात में भाजपा और कांग्रेस की ही लड़ाई है। इनके पास इतना एडवर्टीजमेंट है, इतना पैसा है इनके पास, खर्च कर रहे हैं कि मीडिया इनको दिखाती रहती, इनका सोशल मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है, प्रोजेक्शन इनका होता है। दिल्ली के अलावा ये बाहर कहीं बढ़ नहीं पाए हैं। गोवा पहले जितने थे उतने ही रह गए, यूपी में गए कुछ नहीं हुआ, उत्तराखंड में गए कुछ नहीं हुआ। ये है बात दो ही पार्टी का, बीजेपी और कांग्रेस। और राहुल गांधी जी की यात्रा से तो कांग्रेसी बीजेपी वाले तो बहुत ही परेशान हैं। यहाँ 3 करोड़ 65 लाख युवाओं ने नौकरी का एप्लीकेशन 2 साल कोविड के दौरान दिया, नौकरी नहीं मिली। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, महंगाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, 8,500 करोड़ की जहाज पर मोदी जी चलते, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोट 10 लाख की, वो एक टी-शर्ट, यानी देश एक तरफ और टी-शर्ट एक तरफ। ये है भाजपाइयों का चरित्र। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी है, ये शाखा रही है। अब चूंकि ये साफ मैं एक विजय त्रिवेदी जी बता दूं, अब लड़ाई शुरू हो गई, नकली बनिया असली बनिया। अब असली बनिया को पता लगने लगा कि ये तो केजरीवाल तो वास्तव में हमारा बिरादरी है, और मोदी जी हैं तेली समाज के हैं, और ये काटने हैं लागे हैं वोट भाजपा का। ग्वालियर में वोट काटा, हार गए, वहाँ का बनिया ने वोट दे दिया आम आदमी पार्टी को। सिंगरौली में वोट काटा, बनियों ने वोट दिया, सिंगरौली हार गए। अब ये लग रहा है कि बनिया वोट जो है अब ये केजरीवाल के पास जाएगा, और जो मोदी जी तेली समाज के पास है उसके पास नहीं जाएगा। तो जो ठीक है, इस पर उदित जी हमारा आज का सवाल है कि क्या राजनीतिक स्टंट जनता से जुड़ने का जरिया है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। कुछ ट्वीट्स भी हमें मिले हैं, उनको देख लेते हैं। ट्वीट है, गुजरात में जाकर केजरीवाल साहब प्रोटोकॉल की बात करते हैं, दिल्ली में उन्होंने कितने प्रोटोकॉल तोड़े हैं? ये राहुल शर्मा ने ट्वीट किया है। वोट पटोरने के लिए नेता सारे राजनीतिक स्टंट करते हैं, जीतने के बाद कोई देखने भी नहीं आता। यह अनिल चौरसिया का ट्वीट है कि जीतने के बाद कोई नेता देखने भी नहीं आता। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित राज साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद कैलाश सोनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रीना गुप्ता जी
आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कैलाश जी, अभी आप देख रहे हैं कि आपने कहा कि ये टोटके आजकल नहीं चलते, लेकिन ये बात केवल कांग्रेस पार्टी की या आम आदमी पार्टी की या किसी और पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी सारे नेता यही करते हैं प्रभु। कोई सफाई कर्मियों के पैरों को धोकर चरणामृत पी रहा है, कोई दलित के घर पे जाकर भोजन कर रहा है, कोई गोदी में उठाकर बच्चे को प्यार कर रहा है। तो ये सारे टोटके तो आप करते रहते हैं ना, तो सब बराबर हैं, एक साथ हैं। देखिए, इतिहास गवाह है जी ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काटने का इतिहास मौजूद है जी लेकिन बनारस का मंदिर कॉरिडोर बनाने वाले मजदूरों का, इससे देश में एक मैसेज गया है जी और मोदी जी कोई भी सवाल को बुनियादी तरीके से छूने का प्रयास करते हैं। जी अभी गुजरात की बात हुई, ये आपकी अपने जो प्रवक्ता है जी वो भी अनाप शनाप कुछ भी बोलती जा रही। उनने कभी पुराना पोरबंदर नहीं देखा जी जहां बदबू मारती साबरमती और आज की साबरमती। इनने कभी कच्छ और भुज नहीं देखा जी जहां से पूरा पलायन हो गया। बॉर्डर पे कच्छ के रन में ये नर्मदा का जल पहुंचा करके देश की सुरक्षा को मुकम्मल किया। आज भुज में आपके सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए 96% सारे विलेजेस में पीने का पानी, आज इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, आज रोजगारों के मामले में, आज कौन सी दिशा है गुजरात की, इस पे आप कुछ भी बोलो। जी गुजरात का जो दिमाग है वो व्यापारिक दिमाग है। गुजरात का जो दिमाग है वो रचनात्मक दिमाग है। गुजरात का जो दिमाग है उसमें संस्कार है वल्लभ भाई पटेल के, पूज्य प्रातःस्मरणीय महात्मा गांधी जी के। ये रचनात्मक प्रांत है। इसमें मोदी जी का जो एनेक्टमेंट है, उस आदमी ने जो भी कहा वो किया। जी 2018 हिंदुस्तान का कोई गांव नहीं बचेगा जहां बिजली ना हो। और आज बिजली हिंदुस्तान के हर गांव में, मजरे टोले में। क्या स्थिति हमारे यहाँ बिजली की थी मध्य प्रदेश में ये दिग्विजय सिंह जी के जमाने में। आज सड़कों के मामले में विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित करने वाला देश। ये उदित राज जी कह रहे थे, कभी बता दे हमें कि 15 लाख खातों में डालने की बात हमने कब कही है जी। अरे ये जनधन खाते नहीं होते। कितना दूरदर्शी और भविष्य दृष्टा ये नेता है कि ये जनधन खाते नहीं होते तो हम ये कोविड की विभीषिका से पार नहीं पा पाते। ये जनधन खाते ही हैं जिनके कारण सीधे 100 का 100 पैसा गरीब आदमी के पास, निःशक्त जन के पास, इसके पास पहुंचा है। आज सामरिक दृष्टि से अभी कल की बात है कि चीन की फौज पीछे हट रही है। ये धर्मशाला बना दिया हिंदुस्तान को कि जब मर्जी आ टट्टी पेशाब करके चीन के लोग चले जाएं। डोकलाम में पंजा लड़ाने वाला मुल्क ये हिंदुस्तान। आज दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी की रैंकिंग 2020 में नंबर 1, 2021 में नंबर 1, 2022 में नंबर 1। मैं आपके सोनी साहब आपकी बात का जवाब मैं उदित जी से लूंगा, लेकिन एक चीज समझाइए मुझे कि अभी गुजरात का आपने जिक्र किया, तो अभी जब चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, तो गुजरात में आपकी लड़ाई किससे है? आम आदमी पार्टी से है या कांग्रेस से है? आज हिंदुस्तान के भीतर ऑल वर्सेस नरेंद्र भाई मोदी जी, ऑल वर्सेस नरेंद्र। जीरो टॉलरेंस वाला कैरेक्टर है जी। ये जीरो टॉलरेंस वाला कैरेक्टर कोई भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे किसी दल का हो, कोई कितने ही बड़े से बड़ा अफसर हो। ये मिथक टूटा है देश में। क्या भ्रष्टाचार चलेगा नहीं? अधिकारी भी सोचने लगे हैं और राजनेता भी सोचने लगे हैं कि गलत तरीके से कमाई हुई संपत्ति कभी भी ये सरकार छीन सकती है। किसी के यहाँ भी उदित राज जी, ठीक है उदित राज जी, सोनी साहब ने आपको एक पॉलिटिकल मैसेज दे दिया है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, सोनी साहब ने कहा है। तो क्या आप रीना जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? एक मौलिक जो विषय आज मैं चुना, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कि टोटका जी और ड्रामा नाटक जी, अरे ये मोदी जी ने तो
जब नोटबंदी हुआ था तो कहा कि 50 दिन दीजिए, जिस चौराहे पर कहोगे मैं वहाँ खड़ा मिलूँगा, गोली मार देना। 60,000 एमएसएमई ख़त्म हो गई जी। और मतलब दूसरी बात है कि 22 करोड़ लोग गरीब हो गए जी। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया हुआ था जी। बड़ा अच्छा सवाल सोनी जी ने किया। मोदी जी कहते थे कि चीन के सामने आंख लाल लाल करना चाहिए। ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री मैंने देखा नहीं कि जुलाई 2020 से अब चीन घुसा हुआ है लद्दाख में और नाम तक चीन का कभी नहीं आया। अरुणाचल में 2 गांव बस गया और यहाँ पर ये लद्दाख में हेलीपैड हमारा कब्जा कर लिया। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक आके चाइना बैठा हुआ है। चाइना ने नो मैन लैंड जो होता है बॉर्डर का, कितना ज़्यादा, जब कभी सरकार बदलेगी तो मीडिया भी सच बोलेगी, कितने 1000 किलोमीटर दबा लिया है। अब उदित राज जी फिर वो सोनी साहब कहेंगे कि सारी चीन ने जो जमीन दबाई है वो तो कांग्रेस के राज में दबाई है। नहीं, अरे भाई आपकी नई बात कह रहा हूँ जी। ये सैटेलाइट बता रहा कि दो गांव बसे हुए हैं, 2 गांव अरुणाचल में बसे, इनके टाइम में बसे, पूरा दुनिया बताया, नासा ने बताया है, सबने बताया है। हमारे समय में जो हुआ हमने स्वीकार किया। यहाँ तो ये स्वीकार भी नहीं कर रहे हमारी जमीन को। चाइना ये है इनका दोहरा चरित्र। ठीक है। लाल लाल आंख कहाँ गई भाई इनकी? ठीक है, ये मैं लेकिन कह रहा हूँ, उदित जी आपने मेरे पूरा दुनिया बोल रही है। ठीक है, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए उदित जी कि क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। आम आदमी पार्टी बीजेपी से निकली है, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और अन्ना हजारे दलाल गायब हो गया। इस समय जनलाल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है जी। और उसको G2 स्पेक्ट्रम की ही भ्रष्टाचार दिखा, कोयला भ्रष्टाचार दिखा, बाद में कुछ नहीं हुआ। वो कहाँ है? ये सब एजेंटों ने मिल करके कांग्रेस को बदनाम किया था। मैं उस अन्ना हजारे से पूछना चाहता हूँ कि भैया जनलाल मैंने इसलिए पूछा उदित जी, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल मैंने उदित जी वहीं से केजरीवाल जी निकले थे। केजरीवाल वहीं से निकले थे। उदित जी मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है प्रभु, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार को हराने के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस के साथ बनी, शायद ऐसा मुझे याद आ रहा है। गलत है क्या? हाँ बिल्कुल सही याद है। तो इसलिए फिर मैंने कहा जब आप सरकार उनके साथ बना सकते हैं तो लड़ाई तो साथ लड़ सकते होंगे। नहीं, हमारी गलती थी, गलतियां होती हैं, सुधारा जाता है। ठीक है। रीना जी, क्या आप ये गलती करने को तैयार हैं दोबारा से कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुजरात में? विजय जी, कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों के पीछे पड़े हुए हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे। सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने खरीद लिया है। 277 एमएलए जो इन्होंने खरीदे हैं उसमें 200 से ज्यादा तो शायद कांग्रेस के ही होंगे। वो सारे एमएलए खरीद के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा दिया है। जितने भी आपके बड़े बड़े स्कैम जिन्होंने किए थे, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, मुकुल रॉय हो, तब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपने जो भ्रष्टाचारी नेता थे, चाहे निशंक हो, चाहे येदुरप्पा हो, चाहे शिवराज चौहान हो, शिवराज चौहान के खिलाफ तो अभी वहीं के मध्य प्रदेश के ऑडिटर ने बोला है कि 110 करोड़ का इन्होंने जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो राशन, रीना जी, आपने सत्येंद्र जैन साहब का और मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं लिया इसमें लिस्ट में। ये भी लिस्ट में है बीजेपी की लिस्ट में है ना। लेकिन आप देखिए, केस देखिए दोनों के खिलाफ। सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो पिछले हफ्ते ईडी ने फटकार लगाई है कि आपके पास कोई ढंग से दस्तावेज नहीं है, आपने कोई
प्रूफ नहीं शो किया है, बिल्कुल एकदम वीक केस है। हमारे तो खिलाफ ये पिछले 7 सालों से पड़े हुए हैं। जमानत मिल गई है क्या सत्येंद्र जैन साहब को? मुझे याद नहीं है। बहुत शीघ्र मिलेगी विजय जी, बहुत शीघ्र जमानत मिलेगी। पिछली बार तो सरकारी वकील पेश ही नहीं हुए हैं। पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। बस वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नवंबर तक, जब तक ये सारे स्टेट्स में चुनाव नहीं होते, तब तक फालतू में सत्येंद्र जैन को उन्होंने हवालत में रखा हुआ है। और आप देखिए जैसे चुनाव खत्म होंगे वो रिलीज होंगे। लेकिन हमारे एमएलए के रीना खिलाफ जी एक ईमानदार जवाब मुझे दीजिए। सारे एमएलए हमारे बरी हो चुके हैं विजय जी। पिछले 7-8 सालों से हमारे पीछे लगे हुए हैं। आज तक 1 पैसे का भ्रष्टाचार किसी के खिलाफ प्रूव हुआ हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। ठीक है, मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल समझना चाहता हूँ रीना जी। कभी हुआ ही नहीं। रीना जी, एक पॉलिटिकल सवाल समझना चाहता हूँ, जो उदित जी से भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि देखिए ये तो हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है और अकेले कोई पार्टी उनके मुकाबले में उतर के उनको हरा सके ऐसा फिलहाल नहीं दिखता। हो सकता है आप बना लें सरकार, मुझे कोई वो भी नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जरूरत है, जो कैलाश सोनी जी खुद आपको मैसेज दे रहे हैं, तो दोनों मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे? मुझे लग रहा है आप दोनों की दोस्ती सोनी जी से है। मैं जबरदस्ती ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखिए विजय जी, पिछले 75 सालों में आजाद भारत में 2 पार्टियों ने राज किया है, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने। और क्यों हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बना? क्योंकि ये दोनों पार्टियों ने मिल बांट के देश को लूटा है, खाया है। क्यों ऐसा है कि आज की तारीख में हर इंसान के पास अस्पताल नहीं है, हर इंसान के पास स्कूल नहीं है? 75 साल में हमारे देश में ना टैलेंट की कमी है, ना पैसे की मैडम, कमी मैं है। ये समझना चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी को हटाने के लिए आप सब मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे? मैं तो ये आपकी बात को सही मान रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों मिलकर क्यों नहीं हटा रहे? मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही साथ हैं सोनी जी के। विजय जी, भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर? अभी तो मैं आपको बता रही थी 277 एमएलए जो उन्होंने खरीदे हैं उसमें से 200 तो कांग्रेस के ही होंगे। तो क्या अंतर है दोनों पार्टियों में? दोनों मिल बांट के खा रहे हैं, मिल बांट के खाने की सरकारें चल रही हैं। 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाते हैं। सोनी साहब, क्या आप इस भ्रम में तो नहीं है? हो सकता है कहीं आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, या उदित राज जी की पार्टी जिस तरह से बढ़ रही है कहीं वही सरकार ना बना ले। आप बैठे हुए हैं आराम से, आप सोच रहे हैं कि ये दोनों मिलेंगे नहीं तो हम सरकार फिर बना लेंगे। पिछली बार भी वैसे मुश्किल से बनाई थी। देखिए ये गुजरात है जी, यहाँ वहाँ सारे बुद्धिमान नागरिक बसते हैं। और ये अभी एक आम आदमी की प्रवक्ता बोल रही थी कि हमारे 273 विधायक जो है इनमें कोई प्राण नहीं है, ये कहीं भी सड़क पे किराने की दुकान जैसे बिकने के लिए तैयार है और बिक रहे हैं। उदित राज जी की इस बात पे हमें घोर आपत्ति है कि अन्ना हजारे जैसे प्रमाणित नेता को दलाल कहना ये उचित नहीं है। उदित राज जी, आप बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं। अन्ना हजारे एक प्रमाणित आवाज है, किसी दल के खिलाफ भी वो कुछ भी बोले, लेकिन सच्चे तथ्यों के आधार पे यदि वो आंदोलन करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ करें चाहे हमारे खिलाफ करें जी, लेकिन उनके लिए दलाल बोलना ये बात अनुचित है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आपके साथ मिलकर तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार हटाई है और दिल्ली में, तो कैसे बोल सकते हैं? और दूसरी बात ये रही कि देखिए, हम आप इन लोगों को फोकट सलाह देना चाहते हैं जी, क्योंकि परिपक्व डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। हमें कौन रास्ता बताएगा जी? ये साम्यवादी सरकार नहीं है, ये लोकतांत्रिक मुल्क की, और वो जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है ये मुल्क जी, इसमें बहुत परिपक्व, विवेकशील, रचनात्मक अपोजिशन की आवश्यकता है। सोनी साहब सलाह देना चाहते हैं उदित राज जी को और ये आम आदमी पार्टी को देखो, धूल फेंकने से काम नहीं चलेगा जी। यदि तुम में ताकत है तो ये 3 बार के मुख्यमंत्री और अभी लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद एक ढिढोना लगा के बताइए जी। इस आदमी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है जी। पार्लियामेंट में प्रणाम करके ये आदमी निरंतर एक एक क्षण समाज और राष्ट्र के लिए जी रहा है। सोनी साहब, यदि कोई तुम्हें विकल्प बनना है तो आप विकल्प बनिए आचरण से जी। ऐसा आचरण खड़ा करिए। अब ये दल नहीं चलेंगे, बैनर हेड सबके, जो सब आधे लोग जेल में हैं, कोई जमानत पे है। ठीक है और सोनी साहब, प्रमाणित भी हो जाएगा। सोनी साहब, एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ
सोनी साहब, एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि एक मजबूत परिपक्व विपक्ष की ज़रूरत है। सर, वो पिछले बार के चुनाव में बहुत परिपक्व विपक्ष आपको मिल गया था, बड़ी मुश्किल से आपको विपक्ष में भेजते भेजते रुक गए वो। अब और ज़्यादा मत बनवाइए विपक्ष को मजबूत कि वो आपको विपक्ष में बैठा दे कहीं गुजरात में। देखिए, ये तो जनता का सवाल है जी, इसमें यहाँ कोई तानाशाही नहीं है जी। इस देश की मालिक आम जनता है जी, और गुजरात के सूबे में संस्कार जी। है। वहाँ जर्रे जर्रे में महात्मा गांधी विराजते जी। हैं। वहाँ एक एक इनेक्टमेंट, आज हम जिस सार्वभौम सत्ता संपन्न गणराज्य का आनंद ले रहे हैं, ये वल्लभ भाई पटेल की करतूत है। जी, यदि ये कमजोर हाथों में ये निर्णय होते तो आज ये सार्वभौम सत्ता संपन्न गणराज्य नहीं होता। जी। ये वल्लभ भाई पटेल है और जिनको हमने अडॉप्ट किया है। उदारता से जो अच्छी बात है जी। उसको एक्सेप्ट करना, उनके बताए रास्ते पे चलना, चाहे वो किसी का हो। ये टोटकों से कुछ नहीं होगा कि यात्रा निकालो और पहले ही दिन वो ऐसे पागल पादरी के यहाँ चले जाओ। जी। इससे क्या मैसेज जाएगा यार? जी, ठीक है। छोटा कमेंट उदित जी आपका। पदयात्रा से कुछ नहीं होगा सोनी जी कह रहे हैं, छोटा सा एक टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूँ। तो पदयात्रा से कुछ नहीं होगा, इनका कहने का अधिकार है, वो जो भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन पदयात्रा के माध्यम से लोगों के दिल में जो दरार है, खटास है, हिंदू मुस्लिम का जहर है उसका, और जो बेरोजगारी है और जो महंगाई है, उस दुख दर्द को जानने के लिए राहुल जी निकले हैं। उस दुख दर्द से उन्हें रूबरू करने के लिए निकले हुए हैं। ये हमारा मकसद है। वो कहाँ, ठीक है। वो तो टी शर्ट को लेकर के कहाँ इतना बड़ा देश और टी शर्ट को लेकर के, तो इनकी क्या इस बात में जवाब देना। जी जी जी, ठीक है। रीना जी, पॉलिटिकल टोटकों से काम चल जाएगा कि ऑटो में बैठ जाएं, ऑटो वाले के साथ खाना खा लें और फिर कहें कि प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे, जबकि अब सब लोग जान गए हैं कि केजरीवाल साहब बोलते कुछ हैं करते कुछ और हैं। केजरीवाल साहब जो बोलते हैं वही करते हैं और पूरा देश ये जानता है। तभी आप देखिए एक बहुत फेमस चैनल में जिसमें ये सर्वे किया गया कि मोदी जी का सबसे बढ़िया विपक्ष लीडर कौन है, 62% लोगों ने केजरीवाल जी को वोट दिया। और दिल्ली में हमने जो करके दिखाया है, दिल्ली का मॉडल, जो बढ़िया अस्पताल, बढ़िया स्कूल, बढ़िया सड़कें हमने बनाई हैं, आज पूरे देश में वो मॉडल अडॉप्ट करने के लोग तैयार हैं। और केजरीवाल जी जहां भी जा रहे हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया हो, सब जगह से केजरीवाल जी को प्यार मिल रहा है, जनता का मोहब्बत मिल रही है जनता की। विजय जी, आप देखिएगा कि गुजरात में बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाली है आम आदमी पार्टी, और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। नहीं तो आपकी लड़ाई किससे है वहां पर? अभी भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से है, किससे है? अभी तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और फिर आप देखिए ना, देखिए रीना जी, एक बात समझ लीजिए, रीना जी एक बात समझ लीजिए, आप तो बहुत विद्वान लोगों में से हैं, राजनीति को आप अच्छे से समझती हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, ये भी सब आपको पता है। और गुजरात में तो पहली बार आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ठीक तरीके से, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सोनी साहब की सरकार को आउट कर रहे हैं बिना उदित राज जी की मदद के। ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? देखिए चुनाव हो जाएगा फिर क्या करेंगे? ये देखिए, ये आप ग्राउंड पे जाइए विजय जी, आप जनता से बात करिए। कांग्रेस तो वहां बहुत टाइम से हार मानी हुई है। अगर कांग्रेस ने सही से विपक्ष का रोल निभाया होता तो वहां 27 साल भारतीय जनता पार्टी का राज ना चल रहा होता। कांग्रेस ऑलरेडी वहां हार मान चुकी है। आप देखिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी इस समय ग्राउंड पे है और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। उदित राज जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। कैलाश सोनी साहब, रीना जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, मेरा ज्ञानवर्धन किया, और आपको बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनावों के लिए। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या राजनीतिक स्टंट जनता से जुड़ने का जरिया है? इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है और वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं आए। यानी कि 60% लोग समझते हैं कि ये स्टंट भी हो लेकिन एक जनता से कनेक्ट तो होता है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, जनता का ट्वीट देखे आपने, और हमारे जो गेस्ट हैं उनकी बात को भी सुना। अब आखिर में मेरी बात, यानी विजय व्यू, छोटी सी बात। मिलो तो ऐसे कि किसी प्यासे को पानी मिले, मिले तो ऐसे कि किसी अपाहिज का अंग हिले, मिलो तो ऐसे कि गागर सागर से भर जाए, मिलो तो ऐसे कि भूख पेट की मर जाए। आज का शब्द है कनेक्ट।
आज के समय में लोगों से मिलने जाने के लिए कई सारे साधन हैं। बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, हवाई जहाज है, ऑटो रिक्शा, रिक्शा या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पैदल यात्रा करना। यात्राएं करनी चाहिए, उससे आपका तन और मन स्वस्थ रहता है, लेकिन राजनीतिक यात्राओं के दौरान लोगों के तन और मन का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। यात्रा हमेशा तीर्थ यात्रा की तरह करनी चाहिए, यानी मंजिल तो तय हो लेकिन प्लानिंग और रोड मैप नहीं। आपकी यात्रा का रोड मैप दिल्ली में बैठकर नहीं, लोगों के दिलों में बैठकर तय होना चाहिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।